मेगा स्पोर है, और उन 4 मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर वो रहता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, क्योंकि बाकी की जो 3 मेगा स्पोर है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। पीछे बचता है एक ही मेगा स्पोर जिसको कहा जाता है फंक्शनल मेगा स्पोर, और यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाता है, मादा गैमेटोफाइट। तो कल हम लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने ये डिस्कशन किए थे कि जो 4 मेगा स्पोर बनेंगे उसमें से एक मेगा स्पोर वो रहेगा जो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा गैमेटोफाइट का रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कि मादा गैमेटोफाइट के बाद वो आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। तो हमने कहा था कि जब मादा मेगा स्पोर से वो एम्ब्रियो सैक तक जाएगा तो क्या होगा, तो हमने उसके अंदर कहा था कि उसके अंदर सबसे पहला होगा माइटोटिक डिवीजन। एक न्यूक्लियस था तो एक न्यूक्लियस से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। तो लास्ट टाइम भी आयशा ने मुझसे पूछा था कि सर टोटल कितने माइटोसिस होंगे, तो टोटल माइटोसिस कितने टाइम होंगे वहां पर, 3 टाइम। तो 3 मरतबा माइटोसिस होने के बाद उसके अंदर कितनी सेल स्टेज आ जाएगी, कितने न्यूक्लियस स्टेज आ जाएंगी, 8 न्यूक्लियस स्टेज। और ये 8 न्यूक्लियस स्टेज पे आके हम लोगों का लेक्चर यहाँ पर रुक गया था, टाइम खत्म हो गया था। नाउ आज हम उस 8 न्यूक्लियट स्टेज से आगे की बात कर रहे हैं कि 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद यहाँ पर होता क्या है, अब हम वो समझना चाह रहे हैं। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने जब कहा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर एक माइटोसिस, फिर दूसरा माइटोसिस यहाँ, और यहाँ एक माइटोसिस तरह से यहाँ पर माइटोसिस होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तब जाके जो स्टेज आती है, ये स्टेज कौन सी होती है, 8 न्यूक्लियर स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, 8 न्यूक्लियर स्टेज। अब इस 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद क्या होता है, तो हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद यहाँ पर बनते हैं 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, 2 न्यूक्लियस वो सेंटर में रह जाते हैं, और सेंटर में होने की वजह से उनको कहा जाता है मरकजी सेल। ये आगे सेंटर में होके क्या बनाते हैं, मरकजी सेल। और ये जो दोनों न्यूक्लियस है उनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है इनको, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए, जो 8 न्यूक्लियस है, या हम ये कहेंगे 8 न्यूक्लियस, क्या कहेंगे हम उनको, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस है, 6 न्यूक्लियस है, और उसके बाद है 2 न्यूक्लियस। ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ये 2 न्यूक्लियस को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये ऊपर 3 और ये नीचे 3 न्यूक्लियाई है, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, डिवीजन। 3 न्यूक्लियाई ऊपर चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई नीचे चले जाएंगे। तो 3 न्यूक्लियाई कहां पर चले गए, माइक्रोपाइलर सिरे पे, और दूसरे 3 न्यूक्लियाई कहां पर चले गए, शलाजल सिरे पे। बच्चों कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जो टोटल 8 न्यूक्लियस थे, वो 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस, जो 2 न्यूक्लियस है उनका नाम क्या बन गया, पोलर न्यूक्लियाई। और 6 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियाई कहां पर चले गए, माइक्रोपाइलर सिरे पे, और 3 न्यूक्लियाई कहां पर चले गए, शलाजल सिरे पे। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही सर। ओके, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया। तो बेसिकली क्या हुआ, 3 न्यूक्लियस कहां पर चले गए, 3 न्यूक्लियस ये चले गए चलाजल सिरे पर। कहां पर चले गए, चलाजल सिरे पर। और 3 न्यूक्लियस कहां पर चले गए, माइक्रोपाइलर सिरे पर। कहां पर चले गए, माइक्रोपाइलर सिरे पर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8 में से जो 6 न्यूक्लिया है वो सेल दीवारों से घिरी होती है। अब क्या हो गया कि ये जो 6 है वो कहां पर चलेगी, सेल दीवार पे, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, और उनकी सराउंडिंग में क्या है, सेल की दीवार है, और सेल्स में मुनज़्ज़म होती है। और ये क्या हो जाती है, ये सेल के अंदर धस जाते हैं। ये क्या हो गए, सेल के साथ क्या हो गए, चिपक गए, सेल के साथ धस गए। बाकी के जो 2 न्यूक्लियाई है जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो बड़े मरकजी सेल, वो क्या बनाते हैं, बड़े मरकजी सेल। यानी ये आगे चल के पोलर न्यूक्लियाई क्या बना देगा, ये पोलर न्यूक्लियाई आगे चल के क्या बना देगा, मरकजी सेल। क्या बना देगा वो आगे चल के, मरकजी सेल। और में एक
एग एपैरेटस के नीचे वाक़ होती है। और यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यहाँ क्या होता है, एग एपैरेटस, और ये इस एग एपैरेटस के क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट आपको जो याद रखना है कि जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का अमल शुरू होता है। उस मेगा स्पोरोजेनेसिस के अमल में क्या होता है, मेगा मदर सेल, कौन डिसाइड होता है, मेगा मदर सेल। इस मेगा मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनती है। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, 1 मेगा स्पोर बचती है। फिर उस 1 मेगा स्पोर के अंदर डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। पहला न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 8 न्यूक्लियस में से 8 में से 2 न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियर बनेंगे, और 8 में से जो 6 बच गए, तो 6 में से 3 चलाजल पोल पे चले जाएंगे, 6 में से 3 माइक्रोपाइलर सिरे पे चले जाएंगे। इस तरह से ये पूरे के पूरे 8 न्यूक्लियस का डेसिग्नेशन होता है, डिसीजन होता है, इनको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। और एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है, अगर लास्ट आपने टेस्ट दिए होंगे, जिन लोगों ने टेस्ट दिए 4 लोगों ने, उनको मालूम है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होते हैं, तो उसका जवाब मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आप देखिए कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो नाउ हम क्या करें, एम्ब्रियो सैक। अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स एक मखसूस तकसीम में मखसूस तकसीम अमल आती है। यानी जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं, उस सेल के अंदर अब स्पेसिफिक टाइप की तकसीम होगी। अब वो तकसीम कैसी होती है, पहला ये है कि माइक्रोपोलर सिरे पर 3 सेल्स यकजा होकर ग्रह बनाते हैं। माइक्रोपाइलर सिरा यानी ये वाला सिरा, इस सिरे के ऊपर 3 सेल आ गए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो यहाँ पर क्या आ गए, 3 सेल। तो यहाँ क्या होते हैं, 3 सेल एक ग्रोह बनाते हैं, फिर एग एपैरेटस की तश्कील होती है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एग एपैरेटस क्या बनेगा, एक अंडा बनेगा। एग मतलब अंडा, एग एपैरेटस बनेगा। एग एपैरेटस 2 सिनर्जिड्स, ये जो एग एपैरेटस होता है, एग एपैरेटस 2 सिनर्जिड्स और एक बैजा खलिए पर मुश्तमिल होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है एग एपैरेटस। क्या कहा जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर को, एग एपैरेटस। और इस एग एपैरेटस के अंदर क्या है, इस एग एपैरेटस के अंदर 2 चीजें हैं। एक है जिसको आप कह रहे हैं सिनर्जिड्स, एक को क्या कह रहे हैं आप, सिनर्जिड्स। ये जो दिख रहा है ना आपको, सिनर्जिड्स, ये एक सेल और ये एक सेल, ये दोनों सिरों को क्या कहा जाता है, सिनर्जिड्स। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है एग सेल। यहाँ पर क्या होता है, एग सेल, या हम जिसको क्या कहेंगे, बैजे खलिया। क्या कहेंगे उसको हम, बैजे खलिया। तो यहाँ पर सिस्टम याद रखना है कि जब एम्ब्रियो सैक बनता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का है, इस एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर सिरे के ऊपर क्या बनेगा, माइक्रोपाइलर सिरे के ऊपर बनेगा एग एपैरेटस। माइक्रोपाइलर सिरे के ऊपर क्या बनेगा, एग एपैरेटस। और इस एग एपैरेटस को बनाने वाले कौन है, इस एग एपैरेटस को बनाने वाले 2 टाइप के सेल हैं। इस एग एपैरेटस को बनाने वाले कौन है, इस एग एपैरेटस को बनाने वाले 2 सेल हैं। एक सेल है जिनको कहा जाता है सिनर्जिड, और दूसरे सेल कौन है, बैजा सेल। तो ये है सिनर्जिड और ये है बैजा यानी अंडा वाला सेल। तो माइक्रोपाइलर सिरे पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, एग एपैरेटस। नाउ इसके बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रोपाइलर सिरा है, उसके ऊपर जो सिनर्जिड्स है, उसके ऊपर क्या होती है, मखसूस सेल्यूलर दबाजत होती है। मखसूस सेल्यूलर क्या होती है, दबाजत, यानी सेल्यूलर थिकनिंग होती है। अब ये मखसूस सेल्यूलर दबाजत का मतलब क्या है, जिस तरह से हमारे पास स्पंज होता है, स्पंज कैसा होता है, दबीज होता है, हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो वैसे ही स्पेशल टाइप के वहां पर क्या होते हैं, सेल होते हैं। और ये जो सेल होते हैं, जो माइक्रोपाइलर सिरे पर सिनर्जिड्स के नीचे होते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है फिलीफॉर्म एपैरेटस। इनका नाम क्या है,
फिलीफॉर्म एपैरेटस। और ये एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है ये कहाँ पर होते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस ये माइक्रोपाइलर सिरे पर होते हैं, और माइक्रोपाइलर सिरे पर ये भी कहाँ पर होते हैं, सिनर्जिड्स सेल के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फिलीफॉर्म एपैरेटस, क्या नाम है इनका, फिलीफॉर्म एपैरेटस। नाउ ये फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम क्या है, ये फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करते हैं कि जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की सिनर्जिड की तरफ, पोलन ट्यूब जो बनेगी उसका कहां पर, सिनर्जिड की तरफ क्या करते हैं, रहनुमाई करने में मदद करते हैं। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये स्टिग्मा है, सॉरी ये पिस्टल है, पिस्टल के अंदर ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल, स्टिग्मा और क्या है, स्टाइल। हम आगे जब ये पढ़ेंगे कि जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन का अमल होता है, तो उस पॉलिनेशन के अमल में क्या होता है, उस पॉलिनेशन के अमल में ये होता है कि यहाँ पर आके बैठता है पोलन, यहाँ के कौन बैठता है, पोलन, और इस पोलन से एक ट्यूब निकलती है, पोलन से क्या निकलती है, एक ट्यूब। इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। क्या कहा जाता है इस ट्यूब को, पोलन ट्यूब। जब ये पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंचती है तो इस पोलन ट्यूब को गाइड करना, इस पोलन ट्यूब की रहनुमाई करना, ये रहनुमाई करने का काम, ये गाइडेंस करने का काम कौन करता है, ये गाइडेंस करने का काम करता है फिलीफॉर्म एपैरेटस। कौन करता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस। जैसा आप कहीं पर घूमने के लिए चले गए, अगर आप लाल किले पे चले गए या किसी नई जगह पे चले गए, आपको वहां पर घूमना है, तो आप वहां पर क्या लेते हैं, आप वहां पर गाइड लेते हैं। वो गाइड आपको बताता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसा है। तो वैसे ही जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब पॉलिनेशन का अमल होता है, तो उस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होती है, उस पोलन ग्रेन से ट्यूब निकलती है, और वो ट्यूब को अब जाके किसके साथ अटैच होना है, वो ट्यूब को जाके अटैच होना है बेजे के साथ। तो बेजे तक जाने के लिए उसको गाइडेंस कौन करेगा, बेजे तक जाने के लिए उसकी रहनुमाई कौन करेगा, उसकी रहनुमाई करेगा फिलीफॉर्म एपैरेटस। कौन करेगा उसकी रहनुमाई, फिलीफॉर्म एपैरेटस। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, शैला, आयशा, सानिया, नो सर। समझ में आया सब लोगों को, जी सर। वो जो चला जी आयशा, सर, वो जो चलाजल ट्यूब के पास जो चलाजल सिरे पे, हाँ उनका क्या फर्क है? हाँ हम आगे जा रहे उनका हैं फर्क आयशा, हाँ हम उधर जा रहे हैं, मैं बताता हूँ, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। मैं 2 मिनट में आपको बस उसी की बात कर रहा हूँ। तो माइक्रोपोलर सिरे पर क्या होता है ये समझ में आ गया आप लोगों के, फिलीफॉर्म एपैरेटस। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना है कि फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम क्या है। फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम है कि जो पोलन ट्यूब होती है, जो पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब को गाइड करना, पोलन ट्यूब को गाइड करके कहां पर लेकर आना, इस एग के पास। यानी यहां से फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि पोलन ट्यूब अगर यहां से आ रही है तो पोलन ट्यूब को यहाँ एग तक लेकर जाने का काम, इस पोलन ट्यूब को यहाँ से, पोलन ट्यूब को यहाँ से एग तक लेकर जाने का काम ये कौन करेगा, ये करेंगे फिलीफॉर्म एपैरेटस। ठीक है ना। अब आयशा का क्वेश्चन, जो आयशा का क्वेश्चन था वो कि जो चलाजल सिरा है, चलाजल सिरे पर 3 सेल है। चलाजल सिरे पर कितने सेल है, 3, 1 2 3, जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। इन सेल को क्या कहा जाता है, एंटीपोड्स या एंटीपोडल्स। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बड़े मरकजे सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बड़े मरकजे सेल में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब आयशा का क्वेश्चन ये था कि सर ये जो एंटीपोडल सेल है ये क्या काम करते हैं। तो एंटीपोडल सेल का जो फंक्शन है, एंटीपोडल सेल का जो काम है वो अभी तक नहीं मालूम। एंटीपोडल सेल का काम क्या है ये अभी तक नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि ये एंटीपोडल सेल आगे चल के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जो याद रखना वो ये है कि एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन नहीं किया कि एंटीपोडल सेल या एंटीपोड्स क्या काम करते हैं। प्लस अभी तक इसका ये रिसर्च या इसके ऊपर तहकीक चालू है कि एंटीपोड्स काम क्या करते हैं।
लेकिन अब तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि ये एंटीपोड सेल आगे चल के खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ दो चीजें याद रखना है, एक सिरा है माइक्रोपाइलर सिरा, एक सिरा है चलाजल सिरा। जो माइक्रोपाइलर सिरा है उसके ऊपर एग एपैरेटस है। ये एग एपैरेटस किससे मिलकर बना हुआ है? तो एग एपैरेटस दो टाइप के सेल से बना हुआ है, एक है सिनर्जिड सेल और दूसरा है बेजे खलिया। ये मिलके बनाता है एग एपैरेटस। दूसरा सिरा चलाजल सिरा है, उस चलाजल सिरे के ऊपर भी तीन सेल है और ये जो सेल है, ये सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल या एंटीपोड्स। आगे चल के क्या होता है, ये एंटीपोडल या पोडल सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आयशा समझ गई। ओके। नाउ उसके बाद कौन बचा? अब उसके पास बचे मरकजी सेल। मरकजी सेल बीच में कौन बचा है? अब मरकजी सेल। और मरकजी सेल में क्या है? मरकजी सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई है। मरकजी सेल में क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पर मरकजी सेल है और ये जो मरकजी सेल है इसमें कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि यहाँ पर सेल कितने हैं, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, फिर ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ये छठा सेल है और ये दोनों न्यूक्लियस को मिला के यहाँ पर कितना सेल हो गया? 7 सेल। इसलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक तमसीली यानी एक मिसाली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक, और वो भी कैसा हो? मिसाली हो, आइडियल हो। उसकी पुख्तगी पर अगरचे 8 न्यूक्लियस यानी उसके अंदर टोटल न्यूक्लियस के नंबर कितने हैं? 8, लेकिन मगर इनमें सिर्फ कितने खलिए होते हैं? 7 खलिए होते हैं। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया था ताकि आप लोग जब इस क्वेश्चन को पढ़े तो आप लोग सोचे कि यार ये तो सर ने अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन पहले से जनरेट हो जाए ताकि जब मैं ये पढ़ाऊं तो आपको समझने में आसानी हो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था। तो आप याद रखिए कि एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि एक मिसाली एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक के अंदर कितने सेल होते हैं? तो उसके अंदर सेल खलिए कितने होते हैं? 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं 8। 8 कैसे होते हैं? तो 3 न्यूक्लियस होते हैं चलाजल सिरे पर, 3 न्यूक्लियस होते हैं माइक्रोपोलर सिरे पर और 2 न्यूक्लियस मिलके एक सेल बनाते हैं जिसको कहा जाता है मरकजी सेल या सेंट्रल सेल। क्या कहा जाएगा उसको? मरकजी सेल, या इंग्लिश में अगर बोला गया तो क्या बोला जाएगा? सेंट्रल सेल। यहां पर अभी किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नाउ बच्चों नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। अब आ रही है क्या आवाज बच्चों? यस सर, आ रही है। ओके। नाउ हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को उर्दू में कहा जाता है जेरगी का अमल। पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? जेरगी, या हम कहेंगे उसको अमले जेरगी। पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? अमले जेरगी। तो हमने जो लास्ट हिस्से थे या लास्ट जो टॉपिक थे उसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फूलदार जो पौधे होते हैं उसमें होता है नर और उसमें होता है मादा गैमेट्स। और ये जो नर और मादा गैमेट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है? तो नर में होता है पोलन ग्रेन। जो नर होते हैं उनमें क्या होता है? नरों में होता है पोलन ग्रेन। और जो मादा होती है
और उस मादा में क्या होता है, मादा में होता है एम्ब्रियो सैक। मादा में क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। तो एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे जाके यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नर फूल होंगे या जो मादा फूल होंगे उसमें क्या बनेगा। तो अक्सर हमको सुनने की आदत होती है एग बनेगा, एग बनेगा, एग बनेगा, अंडा बनेगा, अंडा। तो अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना आप, एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 में से एक ऑप्शन रहता है एम्ब्रियो सैक और एक ऑप्शन रहता है एग। क्योंकि हमने एनिमल के अंदर बार बार फीमेल के अंदर एग बनता है, फीमेल के अंदर oocyte बनता है, ये सुना रहता है। तो हम भूल जाते हैं कि प्लांट में उसको एग नहीं बोलते, प्लांट में वहां पर उसको क्या बोला जाता है, प्लांट में उसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। प्लांट में उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक। तो ये याद रखना, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक बनती है जब मार्क कट हो जाते हैं। तो इसको याद रखना कि नर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, और मादा के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्योंकि दोनों किस्म के गैमेट्स गैर मुतहर्रिक होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेल, वो ये दोनों भी जो है ये कैसे हैं, गैर मुतहर्रिक। गैर मुतहर्रिक मतलब इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल। क्या कहते हैं इसको, नॉन मोटाइल। अगर इसी को अगर थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल के अंदर बात करें, एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर क्या होते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं स्पर्म सेल और एनिमल के अंदर क्या होते हैं, एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल के अंदर से इन दोनों के अंदर अगर बात करें तो एनिमल के अंदर ये कैसा होता है, स्पर्म, स्पर्म होता है मोटाइल, स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, और एग होता है नॉन मोटाइल। एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल। बट इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट की केस में क्या होता है, प्लांट की केस में दोनों भी गैर मुतहर्रिक होते हैं। प्लांट की केस में दोनों भी गैर मुतहर्रिक होते हैं, प्लांट की केस में दोनों भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको आगे और क्लियर होगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो ज़ेरगी का अमल होता है, जो पॉलिनेशन का अमल होता है, तो फूलदार पौधों में जब ये अमल होता है तो फूलदार पौधों के अंदर नर गैमेट्स है, फूलदार पौधों के अंदर मादा गैमेट है, नर के अंदर पोलन ग्रेन है, मादा के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और दोनों भी गैर मुतहर्रिक है। गैर मुतहर्रिक का मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि गैर मुतहर्रिक का मतलब क्या है? इसमें हरकत ना हो, मतलब वो खुद अपनी जगह, बस हाँ वो खुद एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते। गैर मुतहर्रिक का मतलब क्या है, वो खुद अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी और की नीड उनको पड़ती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, गैर मुतहर्रिक। ठीक है, इसलिए बार आवरी यानी जब फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, बार आवरी के लिए उन्हें एक दूसरे के पास आना पड़ता है, और इससे बड़ा कहेंगे कि उनको लाना पड़ता है। और ये कैसे होता है, कैसे हासिल होता है, हम उसको देखने वाले हैं। नाउ ज़ेरगी अमल बारावरी के हुसूल का तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि ज़ेरगी का अमल क्या है। ज़ेरगी ये अमल बारावरी के हुसूल का तरीका है। जब तक ज़ेरगी नहीं होंगी तब तक अमल बारावरी नहीं होंगी। अमल बारावरी का मतलब क्या होता है, अमल बारावरी मतलब फर्टिलाइजेशन। अमल बारावरी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेसिक समझना है कि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन, तब तक कौन सा प्रोसेस, पॉलिनेशन अगर होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, आगे जाके क्या बनेगा, सीड बनेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि ज़ेरगी ये अमल बारावरी के हुसूल का क्या है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर यह होता है कि एक पिस्टिल के स्टिग्मा, एक पिस्टिल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली के अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। एक पिस्टिल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली के अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखिए, मैंने यहाँ बताया ये स्टमन है, ठीक है, ये स्टमन है, ये स्टमन का क्या है, एंथर है। इस एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन।
अब इस पोलन ग्रेन को अगर इस स्टिग्मा तक लाया जाए तो इस अमल को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, पॉलिनेशन का या जेरगी का मतलब क्या है? जेरगी का मतलब ये है कि पिस्टल के स्टिग्मा तक पोलन को लाने के अमल को पॉलिनेशन कहा जाता है। स्टिग्मा, पिस्टल के स्टिग्मा तक पोलन को लाने के अमल को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन, जेरगी का अमल। फिर क्या होगा आगे? तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का अमल की वजह से सीड बनेगा, सीड की वजह से आगे क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, प्लांट की वजह से क्या बनेगा? फ्लावर बनेंगे। फिर ये अमल वापस से दोबारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि स्टमन के अंदर जो पोलन बनता है उस पोलन को पिस्टल के स्टिग्मा तक लाने का काम जो होता है उस अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। नाउ फूलदार पौधों के अंदर, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल होता है, उनके अंदर ये जो जेरगी है का हुसूल ये मुख्तलिफ और हैरान कर तरीके से अपनाए जाते हैं। यानी अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन के अमल है, अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन होता है। और इस पॉलिनेशन की वजह से जेरगी के हुसूल, जो पॉलिनेशन का अमल होता है या पॉलिनेशन के अमल को अगर करवाना है तो एक तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी वो खुद से करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जगह पर वो कुछ एजेंट्स को यूज करेंगे, बाहर के एजेंट्स को यूज करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ सामान लेकर आना है तो हर वक्त हम हमारे पास गाड़ी नहीं रख सकते क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? किराए पे गाड़ी लेते हैं या हम किसी की मदद ले लेते हैं। तो इसी तरह से फ्लावर के अंदर भी होता है। फ्लावर क्या करते हैं? अपने पोलन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, यानी एंथर के पास से किसी प्लांट के स्टिग्मा तक भेजने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत हैरान कर अमल है कि एक फ्लावर को अपना फर्टिलाइजेशन, अपना पॉलिनेशन करवाना है तो वो किस तरह से प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट से फायदा उठाता है। तो यहाँ पर यही है कि जेरगी के हुसूल के लिए बैरूनी एजेंट्स का सहारा लिया जाता है। क्या आप मुमकिन बैरूनी एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पॉलिनेशन के जो एजेंट्स है वो दो तरह के, एक है अबायोटिक फैक्टर और एक है बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है? अबायोटिक मतलब गैर हयातियाती यानी गैर जानदार, और अब बायोटिक का मतलब जानदार। बायोटिक का मतलब क्या है? जानदार या हयातियाती। तो जो जिंदा रहते हैं वो फैक्टर, और जो गैर जानदार होते हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती वो फैक्टर। तो बेसिकली क्या है कि गैर जानदार फैक्टर में कौन कौन है? वाइंड यानी हवा। हवा आपको मालूम है, अगर आपने कभी देखे हो कि अभी सब फॉर एग्जाम्पल अभी बरसात का बारिश हुई है, इससे पहले एक अमल आता है, तो अक्सर ये होता है कि हवाएं बहुत तेज चलती है, तो हम बोलते हैं कि हवाएं तेज चढ़ी, इसका मतलब बारिश आने वाली। इसका एक और मतलब क्या होता है? इसका एक और मतलब ये होता है कि वो जो फ्लावर डेवलप हो गए, उन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का अमल होने वाला है, और उस हवा की वजह से क्या हो रहा है? उस हवा की वजह से वो पोलन एक जगह से कहा दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट उनकी हेल्प करता है। तो हवाएं चलती है, तो वो हवाएं जो चलती है वो क्यों चलती है? वो इसलिए चलती है ताकि वो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। उसके बाद देखिए बारिश होती है, और बारिश होने के बाद आप देखते हैं कि फ्लावर प्लांट उस जगह से हो गए जहां पर आपने सोचा भी नहीं। आप सोचते हैं कि यार यहाँ पर सीड किसने डाला होगा, यहाँ पर बीज किसने लाया होगा। तो बेसिकली ये जो सीड, ये बीज आपको मतलब कहीं पर आपको प्लांट अगर या पौधा अगर ग्रो होते हुए दिखता है या आपको डेवलप होते दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हवा के जरिए पोलन ग्रेन आए, और वहां पर कहीं ना कहीं क्या अवेलेबल था? वो एम्ब्रियो सैक अवेलेबल था, और उस एम्ब्रियो सैक के अवेलेबल होने की वजह से अब वहां पर क्या हो गया? अमले जेरगी हो गया, पॉलिनेशन का अमल हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का अमल हो गया, उसके बाद सीड डेवलप और उसके बाद एक पौधा बना। तो एक तो फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है वाटर। दूसरा फैक्टर क्या होता है? वाटर। तो अभी आप देख लीजिए कि बारिश के बाद आपने है ना बहुत सारी जगह पे नए नए पौधे उगते हुए देखे होंगे। तो ये नए नए पौधे क्यों उगे? क्योंकि वाटर के जरिए भी जब पानी बह रहा था तो उसने कई सारे पोलन अपने साथ लिया होगा, और वो पोलन पोलन उसके साथ बहते हुए चले गए होंगे, और जिस भी पोलन को जहां पर भी कोई एम्ब्रियो सैक के साथ इंटरेक्शन मिल गया उसके साथ उसने इंटरेक्शन कर लिया, एंड देन वहां फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर वहां सीड डेवलप हुआ, उसकी वजह से वहां पर एक पौधा बन गया। तो इस प्रोसेस को याद रखिए। फिर इसी तरह से बायोटिक फैक्टर में होती है बर्ड्स,
बायोटिक फैक्टर में होते हैं इंसेक्ट्स, बायोटिक फैक्टर में होते हैं बैट। बेसिकली बर्ड, इंसेक्ट, बैट ये क्या करते हैं, ये अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं। लेकिन जब ये फ्लावर के ऊपर, उस फूल के ऊपर जाके बैठते हैं, तो उस फूल के जो पोलन है वो या तो उनके परों को लग जाएंगे या उनके पैरों को लग जाएंगे, और जब ये किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहां पर वो पोलन गिर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि दो तरह से पॉलिनेटिंग एजेंट्स काम करते हैं, एक होते हैं अबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक में 2 नाम याद रखना है और बायोटिक में 3 नाम रखना है, ठीक है। नाउ बच्चों, पोलन के जरिए बुनियाद पर, पोलन के जरिए की बुनियाद पर ज़ेरगी को 3 किस्मों में बांटा गया है। अब ये जो ज़ेरगी का अमल है, अमल ज़ेरगी, ये जो अमल ज़ेरगी है, तो अमल ज़ेरगी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अमल ज़ेरगी को 3 प्रोसेस में, एक है ऑटोगैमी, एक है जिटेनोगैमी और एक प्रोसेस इसको कहा जाता है जीनोगैमी। 3 प्रोसेस है। तो जो अमल ज़ेरगी है, अमल ज़ेरगी 3 तरह से होती है। अमल ज़ेरगी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। और ये तीनों किस्में किस बेसिस पे हैं? ये तीनों किस्में हैं पोलन के जरिए। पोलन का सोर्स, पोलन कहाँ से आ रहा है? पोलन सेम फ्लावर से आ रहा है, पोलन किसी और फ्लावर से आ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अमल ज़ेरगी का या पॉलिनेशन का जो अमल है वो 3 तरह से होता है, 3 किस्मों में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक किस्म है ऑटोगैमी, एक किस्म है जिटेनोगैमी और एक किस्म है जीनोगैमी। और ये तीनों भी किस्में किस बुनियाद पे है? ये तीनों भी टाइप की बुनियाद क्या है, ये तीनों भी टाइप की बेस क्या है? तो ये है पोलन का जरिया। क्या है ये? पोलन का जरिया। कि पोलन कहाँ से आ रहा है, पोलन कहाँ से आ रहा है का मतलब क्या है कि ये सेम फ्लावर का ही पोलन है या किसी और फ्लावर का पोलन है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टल भी होता है और एक ही फ्लावर के अंदर स्टमन भी होता है। एक ही फ्लावर के अंदर नर यानी गायनोशियम पार्ट होता है और एंड्रीशियम पार्ट होता है, यानी फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। फीमेल और मेल होने के बाद, दो अलग अलग होने के ऑर्गन होने के बाद उनके बीच में जब अमल होता है तो उसका हम कहते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम फ्लावर के नर और मादा के बीच में होगा या किसी और फ्लावर का नर रहेगा या किसी और फ्लावर का मादा रहेगा। तो इस बेसिस पे अमल ज़ेरगी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 3 किस्मों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? मरियम, आयशा, सानिया? ओके, नाउ सबसे पहला हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसको कहा जाता है ऑटोगैमी। पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑटोगैमी? ऑटोगैमी में क्या होता है? ये जो ज़ेरगी का अमल है, इस किस्म में एक ही फूल का क्या होगा? नर और एक ही फूल का मादा हिस्सों के दरमियान क्या होता है? ज़ेरगी हासिल होती है। यानी यहाँ पोलन है, ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का स्टमन, इसी फ्लावर का पिस्टल। तो अब इसका एंथर और इसका स्टिग्मा, इसी फ्लावर के पोलन निकलेंगे और कहां पर जाके बैठ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। जब इस तरह का अमल होगा जिसमें सेम फ्लावर के पोलन और सेम फ्लावर के स्टिग्मा, एक ही फूल के पोलन है और एक ही फूल का स्टिग्मा है, इन दोनों के दरमियान अगर इंटरेक्शन होता है तो इस अमल को कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है इसको? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब खुद का, ऑटो का मतलब बोलते हैं ना ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? गैमी मतलब गैमेट्स, या जो वर्ड है इसको याद रख लिए, ऑटोगैमी। ये जो गैमी वर्ड है ये कहाँ से आया? गैमेट्स। यहाँ पर 2 गैमेट है, एक गैमेट है पोलन और एक गैमेट है, एक पोलन है और दूसरा क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो और किसके है ये? सेम फ्लावर के, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? ऑटोगैमी। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या बन गया? ऑटोगैमी। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि एंथर से इसी फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली होती है और उसकी जो शक्ल है यहाँ पर बताया गया, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। एक
एक आम फूल जो खिलता है, ऐसा फूल जो आमतौर पे खिलता है और अपने एंथर और स्टिग्मा को क्या करता है, अया करता है। इसमें मुकम्मल ऑटोगैमी बहुत कम होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए आप। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसा फूल जो खिलता है, जो फूल खिलेगा उसके अंदर तो स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा, और वो दोनों भी ओपन रहेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मुकम्मल ऑटोगैमी के चांसेस हमेशा कम होते हैं। इसको याद रखिए कि जो मुकम्मल ऑटोगैमी होती है वो हमेशा बहुत कम होती है। हमेशा सेम फ्लावर के पोलन और हमेशा सेम फ्लावर के एम्ब्रियो सैक, इनके बीच में इंटरैक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर वेरिएशन है, हमेशा सेम कलर के फ्लावर हमको नहीं देखने को मिलते। फ्लावर के अंदर कुछ तब्दीलियां होती है। अगर ऑटोगैमी ज्यादा होती तो हमको पूरी दुनिया में एक जैसे ही फ्लावर देखने को मिलते, एक जैसे ही पौधे देखने को मिलते। जैसा इंसान है, इंसानों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। इसी तरह से जो फूलों के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर कम से कम ऑटोगैमी होती है। इस कंसेप्ट को मैं आगे और इलेबोरेट करूंगा और समझाऊंगा, बट आप इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में, नीट एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपने इसको याद रखना कि अगर एक फूल पूरा खिलता भी है, उसके एंथर और स्टिग्मा अगर ओपन भी होते हैं, तो उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत लेस होते हैं। फिर होता क्या है, ऐसे फूल को पोलन ग्रेन्स के निकलने और स्टिग्मा के उन्हें कबूल करने की कैफियत में हम आहंगी की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर हम आहंगी नहीं होती। हम आहंगी का मतलब क्या है, जब एंथर ओपन होगा, जरूरी नहीं है कि उसी वक्त स्टिग्मा ओपन होगा। जब पोलन मैच्योर होगा, जरूरी नहीं है उसी वक्त स्टिग्मा मैच्योर होगा। दोनों के मैच्योरेशन का पीरियड, दोनों के बुलूगत का पीरियड अलग अलग हो सकता है, इसलिए उनके अंदर ऑटोगैमी कम होती है। हो सकता है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, उसके बाद स्टिग्मा मैच्योर हो सकता है कि पहले स्टिग्मा या पिस्टल मैच्योर हो जाए, उसके बाद एंथर मैच्योर हो। इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑटोगैमी बहुत कम क्यों होती है, तो उसका वजह है क्योंकि उनके अंदर बहुत कम हम आहंगी होती है। इसलिए अगर उनके दरमियान में ऑटोगैमी यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, तो दोनों ने एक साथ मैच्योर होना। अगर इसका पोलन मैच्योर हुआ तो इसका एम्ब्रियो सैक भी सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए, तभी उनके बीच में ऑटोगैमी क्या हो सकती है, ज्यादा। बच्चों ये लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक मिनट से भी कम का टाइम है। दूसरी लिंक जो मैंने शेयर किया हुआ है उसके जरिए आपको दोबारा लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर अभी 1 मिनट से कम का टाइम है, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो नए लेक्चर में करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि ऑटोगैमी के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी पहली वजह क्या है, उसकी पहली वजह ये है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, इनकी जो मैच्योरेशन का टाइम है, इनके डेवलपमेंट का जो टाइम है, इनके बुलूगत का जो टाइम है, वो बहुत डिफरेंट होता है। उनके अंदर हम आहंगी नहीं होती, इसको याद रखना है, ठीक है।